दोस्तों, आपका एक बार और स्वागत है। हमने अभी तक चर्चा करी थी एग्री इनपुट को लेके, फिर हमने चर्चा करी पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज़ को लेके कि इस बजट में क्या प्रावधान है। लेकिन एग्रीकल्चर में और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है और बजट में भी उनके बारे में प्रावधान किया गया है। उदाहरण के लिए जब हम बात करते हैं सब्सिडी को लेके, फाइनेंसिंग को लेके, इनोवेशंस को लेके, एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ को लेके और जो नए विचार भारत सरकार की तरफ से बजट के माध्यम से हम लोगों के सामने रखे जाते हैं वो हमारे सामने हैं। हम ग्रीन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम हिंदुस्तान में फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं और बहुत सारे चैलेंजेस हैं। 140 करोड़ से ज़्यादा जिस देश में आबादी हो वहाँ चैलेंजेस की कमी नहीं होती। इसीलिए एग्रीकल्चर सिर्फ प्रोडक्शन और कंजम्पशन ही नहीं है और बहुत सारी एलाइड एक्टिविटीज़ हैं। किसानों को कैसे पैसा पहुंचेगा, उनकी जो क्रॉप आती है उसको वर्ल्ड क्लास बनाना हो तो किन चीज़ों की ज़रूरत है। आज अगर लेबर की शॉर्टेज है तो मैकेनाइजेशन हम कैसे करेंगे, क्या हमारी पॉलिसीज़ बदलती हुई दुनिया के हिसाब से सही हैं या उनमें भी सुधार की ज़रूरत है। तो बहुत कुछ बदल रहा है। इस पूरी चर्चा के लिए आज इस सेशन में हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त पैनल है और वो सब प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स रहे हैं, अपने आप में बहुत कंट्रीब्यूशन किया है उन लोगों ने। मैं एक एक करके आपके सामने उन सब का एक एक परिचय देता हूं। हमारे साथ हैं रवि पोकरना साहब। रवि जी पॉलिसी एरिया में काम करते हैं। क्या भारत सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं वो किसानों के हित में हैं, अगर कहीं पे सुधार की ज़रूरत है तो क्या ज़रूरत है, किस तरह से हम अपने खेती को आगे बढ़ाएं। उनके साथ बैठे हैं हर्ष भानवाला साहब। आप लोगों ने नाबार्ड का नाम सुना होगा, नाबार्ड के चेयरमैन रहे हैं और शायद हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर पैसा कोई संस्था हैंडल करती है तो वह है नाबार्ड। और स्टेट गवर्नमेंट्स हों, एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ हों, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एफपीओज़ की फंडिंग हो, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हों, आपके कैनाल्स के इन्वेस्टमेंट्स हों, रूरल रोड्स हों, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, जो भी गांव किसान खेत में इन्वेस्टमेंट्स होता है वो सब नाबार्ड के माध्यम से जाता है और उनके सब कागज़ों पे साइन करने वाले हर्ष भानवाला साहब थे। अब इनसे हम चर्चा करेंगे। एक और हमारे साथी जुड़ेंगे ऑनलाइन, राजेश श्रीवास्तव साहब, जो प्राइवेट इक्विटी में उन्होंने काफ़ी काम किया है, एग्रीकल्चर कंपनियों में, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है। किस तरह से इन्वेस्टर्स, प्राइवेट इन्वेस्टर्स एग्रीकल्चर इंडिया में देख रहा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जब लेबर की शॉर्टेज होती है हम मैकेनाइजेशन की बात करते हैं कि लेबर नहीं है तो किसान खेती कैसे करेगा, सीडिंग कैसे करेगा, हार्वेस्टिंग कैसे करेगा, ग्रेडिंग कैसे करेगा, मशीन के बगैर काम कैसे होगा। अक्सर हम ट्रैक्टराइजेशन की बात करते हैं कि भाई ट्रैक्टर ले लो, लेकिन ट्रैक्टर से काम नहीं चलता, उसके आसपास और बहुत सारे अप्लायंसेस होते हैं, क्योंकि अगर मशीन ख़राब है तो प्रोडक्ट भी डिफेक्टिव हो सकता है, वेस्टेज भी हो सकता है। तो मैकेनाइजेशन को लेके भी बहुत काम होने की ज़रूरत है, इनोवेशन की ज़रूरत है। उसकी चर्चा के लिए हमारे साथ विमल कुमार जी बैठे हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। और जब इनोवेशंस की बात आती है, वैल्यू चेन की बात आती है, तो एब्सोल्यूट एक कंपनी है जिन्होंने काफ़ी काम किया है एंड टू एंड, किसान से लेकर कंज्यूमर तक। उसकी चर्चा करेंगे कि उन्होंने क्या प्रयास किया, क्या ये बजट उस प्रयास में उनके एफर्ट्स को आगे बढ़ाएगा या इसमें कोई और सुझाव हैं जो भारत सरकार को सोचना चाहिए ताकि हम हिंदुस्तान में जो किसान है, कंज्यूमर है, एग्रीकल्चर है, उस अर्थव्यवस्था को हम आगे बढ़ा सकें। तो आशुदीप जी गर्ग हमारे साथ जुड़े हैं। अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं सबसे पहले भानवाला साहब के पास आता हूं। सर, इस बार करीब 20 लाख करोड़ एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए बजट में प्रोविजनिंग की गई है और जब हम बात करते हैं फार्मर्स इनकम की, क्रेडिट की, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स की, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स की, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस को लेके बहुत सारे मुद्दे हैं जहाँ पे किसान अभी भी कहीं ना कहीं खुश नहीं लगते कि शायद कम हो रहा है, उनकी जो चुनौतियाँ हैं वो पूरी ढंग से सरकार की तरफ से वो एड्रेस नहीं की जा रही हैं। तो पहला मेरा रिएक्शन आपसे इसी बात को लेके होगा कि क्या जो अभी तक हम फाइनेंशियल प्रोविजंस करते रहे बजट में वो कन्वेंशनल वे में रहा या जो इस बजट में किया गया वो कैसा रहा, और आने वाले समय में क्या हमें सुधार या बदलाव की उम्मीद हो सकती है?
विजय जी धन्यवाद। 20 लाख करोड़ का जो प्रावधान किया गया है, मैं समझता हूँ वो अचीव सर्टेनली किया जाएगा। पहली बात तो ये है, और हमने पिछले सालों में देखा है कि हम हर बार जितना प्रोविज़न करते हैं, हम उसको बैंकों की तरफ से लगातार प्रयास होते हैं कि हम उसको अचीव करें। अब इसमें मुद्दा ये उठता है कई बार कि कुछ एरियाज़ में पैसा ज़्यादा जाता है और कुछ रीजन्स में पैसा कम जाता है, तो आगे इसकी सब रीजन वाइज एलोकेशंस भी होती हैं। तो जो रीजन्स जो अभी क्रेडिट जहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा है, मैं उनकी तरफ ध्यान आकर्षण करूँगा कि नॉर्थ ईस्ट है, ईस्टर्न इंडिया है, सेंट्रल इंडिया है, जहाँ अपने ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया के अनुपात में जो क्रेडिट फ्लो है वो काफ़ी कम जाता है। साउथ इंडिया के अंदर जितना ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया उससे करीब करीब दुगना क्रेडिट जाता है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ, हो सकता है वहाँ पर भी कमर्शियल एग्रीकल्चर हो और अब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो, लेकिन मेरा अनुभव ये रहा है कि जैसे जैसे इस गवर्नमेंट में आने के बाद नॉर्थ ईस्ट में फोकस रहा है, तो उसका शेयर मैंने देखा है क्रेडिट का कि 0.4% से 0.9% पिछले 6 साल में बढ़ा है। ऑलमोस्ट डबल हुआ है। हालांकि अभी भी अनुपात में काफ़ी कम है ग्रॉस क्रॉप एरिया से। जैसे जैसे ऑयल पाम की स्कीम है या नेचुरल फार्मिंग के प्रति रुझान है, डेयरी पोल्ट्री और दूसरे अलाइड एक्टिविटीज़ की तरफ ध्यान है, तो मुझे विश्वास है फिशरीज़ के ऊपर फोकस है इस बजट के अंदर। तो ये जो एरिया है जिसमें अभी तक कम क्रेडिट गया है, मैं समझता हूँ ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट होगा कि उन एरियाज़ में क्रेडिट फ्लो बढ़ेगा। और जैसे जैसे जो संपन्न कृषि क्षेत्र की जो बात हम करते थे नॉर्थ में या साउथ के अंदर, मैं समझता हूँ क्रेडिट के द्वारा वो धीरे धीरे एक्सटेंड होके सेंट्रल में ऑलरेडी पहुँच गया है, अब ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में भी पहुँचेगा। ये सरकार का प्रयास है और ये फलीभूत होगा। इसके लिए मैं एक ख़ास चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप देखें तो कुछ सालों के अंदर जो कंट्रीब्यूशन पब्लिक सेक्टर का इन्वेस्टमेंट में है वो घटता गया है। 2000 से लगातार देखिए ये 15% से था और अभी उसी 10 के आसपास उसी में जाता है। सो लार्जर रोल जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का है, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को स्पर करने के लिए क्रेडिट एक्सपेंशन बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक बहुत ही अच्छा कदम है कि 20 लाख करोड़ होगा और ये और बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन ये सिर्फ प्रोडक्शन क्रेडिट के तौर पे ना जाए, इसमें लार्जर शेयर होना चाहिए इन्वेस्टमेंट क्रेडिट का भी। तो कैपिटल फॉर्मेशन पे ज़्यादा ध्यान देने की जो एक इस बजट का मुख्य अगर कोई चीज़ मुझसे पूछेगा तो मैं विजय जी ये कहूँगा कि कैपेक्स के ऊपर ध्यान है। तो एग्रीकल्चर के अंदर भी अगर ये लार्जर फोकस, लार्जर कंट्रीब्यूशन कैपेक्स पे रहेगा तो सर्टेनली उसके अंदर एक जोरदार उछाल आएगा। और पिछले बार की अगर हम इकोनॉमिक सर्वे देखें तो हमने देखा है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट था उससे ऑलमोस्ट डबल रहा है जी। तो इसका मतलब ये है कि जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स हैं या प्राइवेट कैपिटल है वो भी एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल देख रहा है, क्योंकि बाजार तो बहुत बड़ा है ही। उस प्राइवेट इक्विटी या प्राइवेट कैपिटल किस तरह से एग्रीकल्चर को देख रहा है, इसकी हम चर्चा करते हैं राजेश श्रीवास्तव जी से। राजेश जी, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ, आपको देख नहीं पा रहा हूँ। चलिए सर, हम आपकी आवाज़ सुन पा रहे हैं। राजेश जी, अभी जैसे भानवाला साहब को आपने सुना होगा कि जो पब्लिक स्पेंडिंग है वो बढ़ा। इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि प्राइवेट कैपिटल ने ऑलमोस्ट डबल इन्वेस्ट किया कंपेयर टू पब्लिक इन्वेस्टमेंट। आप बहुत इम्पॉर्टेंट प्राइवेट इक्विटी या प्राइवेट सेक्टर फंड्स को मोबिलाइज करते हैं एग्रीकल्चर वैल्यू चेन्स को लेके। आप इस बजट को कैसे देख रहे हैं और आने वाले समय में प्राइवेट कैपिटल या कैपिटल इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में और कैसे बढ़े, आपके क्या विचार और सुझाव रहेंगे? थैंक यू विजय जी। आई थिंक ये सभी जानते हैं कि उसमें एग्रीकल्चर में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, और मुझे बड़ी खुशी जैसे भानवाला साहब ने कहा कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है वो इस साल बहुत बढ़ने की उम्मीद है और उस पर ध्यान है और कैपेक्स पे ध्यान है खास तौर से। मुझे लगता है ये कि एक बहुत बड़ा एरिया जिसमें कि पैसा एग्रीकल्चर में जाना चाहिए, प्राइवेट भी पब्लिक भी,
वो हमारा है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर। और मैं पहले भी कहता रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में हमको कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बहुत जरूरत है। किसी भी सेक्टर को ले लें आप एग्री में, इंफ्रास्ट्रक्चर के सब सेक्टर को, पर वहाँ बहुत जरूरत है। मेरा अपना मानना यह है कि उसकी जो खपत है वहाँ, वो शायद इस समय हम आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मुझे लगता है ये कि इतना स्कोप है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वहां पे आपको आने वाले सालों में बहुत दिखेगा, प्राइवेट इक्विटी भी, बैंक्स भी। और मैं खास तौर से बैंकों से ये जरूर एक्सपेक्टेशन है अब कि वो इस तरफ ज्यादा ध्यान दें और अपना जो उनका एलोकेशन है वो बढ़ाएं। बिकॉज पिछले सालों में मैंने देखा यह है कि बैंकों की तरफ से जरा रेजिस्टेंस रहती है। नाबार्ड तो मदद करता है, गवर्नमेंट भी मदद करती है, लेकिन बैंक जो है बहुत जल्दी से आगे कदम बढ़ा के आगे नहीं आते। तो मुझे लगता है ये है कि इस साल में कम से कम 5 और 6 बिलियन डॉलर्स सिर्फ एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा जाएगा। लेकिन देखिए आप कैसी उम्मीदों में खड़ा उतरता है, जो मेरे एक्सपेक्टेशंस है कि नहीं, आगे आने वाला वक्त बताएगा। ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया। मैं भानुलाल साहब आपके पास दोबारा आता हूँ, क्योंकि ये मुद्दा जो राजेश जी ने उठाया बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैंकर्स की तरफ से कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस होता है। और ये आज की बात नहीं है, हम पिछले 15-20 साल से हम ये देख रहे हैं कि अगर कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में करना चाहता है तो कहीं ना कहीं बैंकिंग, जो हमारा कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है, वो उतना एनकरेज वे में सपोर्ट नहीं करता जितना वो शायद बाकी सेक्टर्स में करता होगा। ट्रांसपोर्ट में है, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है, लेकिन एग्रीकल्चर में जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो एक रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। ये शिकायत अक्सर रहती है। इसका कारण क्या है? क्या हम लोग एग्रीकल्चर के रिस्क असेसमेंट करने के काबिल नहीं हैं, या क्षमता की कमी है, या कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है कमर्शियल बैंक में, क्योंकि वो एक डिस्टेंस है एग्रीकल्चर और बैंकिंग ऑफिसर्स के बीच में? कारण क्या है इस एड्रेस? क्योंकि अगर हम उसको एड्रेस नहीं करेंगे तो जो भारत सरकार का प्रयास है रूरल इकोनॉमी को बिल्ड करना, उसमें दिक्कतें आएंगी, वो डिले होगा। आपका अनुभव क्या कहता है? विजय जी, आपने कई अच्छी बातें कही और मुझे एक शब्द ने खासकर आकर्षित किया कि आप कृषि पे ना करके रूरल पे फोकस किया आखिरी सेंटेंस के अंदर। मैं बिल्कुल इस बारे में दो विचार नहीं रखता कि अगर किसान के परिवार का भला होना है तो वो सिर्फ कृषि से नहीं हो सकता। नाबार्ड ने फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे एक किया था और एनएसएसओ की सर्वे में भी ये बात आई है कि सिर्फ 35 से 40 रुपया 100 रुपये में से कृषि से आता है किसान परिवार का। बाकी सब ज़्यादातर हिस्सा 40 से 45 रुपये वो एम्प्लॉयमेंट से आती है। वेज एम्प्लॉयमेंट हो या सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट सेक्टर में हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो। तो जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एरियाज में बढ़ेगा तो मैं समझता हूं कि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकल और डिजिटल दोनों तरह का है। सही। तो 1-2 साल पीछे जरूर कुछ ऐसी स्थिति रही कोविड के कारण जहां रेवेन्यू बजट सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के बढ़ गए, तो उस हद तक इन्वेस्टमेंट रूरल एरियाज में नहीं हो पाई जिस तरह से वांछनीय थी। तो मैं समझता हूं कि ये एक ज़बरदस्त प्रयास रहेगा कि अगर हम उसके ऊपर फोकस करके एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ाएं, उससे ओवरऑल एग्रीकल्चर हाउस होल्ड की इनकम बढ़ेगी। दूसरा 2-3 एरियाज और हैं जहां पर जैसे एग्रीकल्चर में भी सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो रही है इस समय डेयरी और फिशरीज़ की। करेक्ट। 7.9% की पिछले 6-7 सालों में ग्रोथ डेयरी में है और ऑलमोस्ट 7% की फिशरीज में। तो आप देखें, डेयरी के लिए डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड नाबार्ड ने चालू किया था, जिसके अंदर कोऑपरेटिव डेयरीज का जो जर्जर अवस्था में पहुंच गए थे प्लांट्स एंड मशीनरी, उसको रिजुविनेट किया जा रहा है और नए प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। लेकिन साथ साथ काफ़ी हद तक और प्राइवेट डेयरीज आ रही हैं जिनको इस तरह की कंसेशनल क्रेडिट की ज़रूरत है, जो उपलब्ध किया जाना चाहिए और किया जा रहा है। तो एक तो उस चीज़ को एक्सपेडाइट करने की बात है। लेकिन एग्रीकल्चर क्रेडिट में जो आपने बोला कि इसके साथ साथ मैं पहले एक और बात कहूँगा कि वैल्यू चेन फंडिंग के ऊपर जो कोल्ड स्टोरेज हैं या वेयर हाउसेज हैं, रेफर वैन्स हैं, उनकी भी फंडिंग एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में, जिसका ओवरऑल कॉर्पस 1 लाख करोड़ है, मैं समझता हूँ आने वाले साल के अंदर और बढ़ेगी। अभी 13,000 करोड़ के करीब ऑलरेडी डिसबर्स हुआ है।
तो ये फोकस एरिया ध्यान में रखते हुए हमें और ज़्यादा रोड्स चाहिए, इलेक्ट्रिफिकेशन चाहिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जिसके लिए अगर आप मुझसे एक शब्द पूछें कि अगर सारे बजट में किसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस है तो डिजिटल। करेक्ट। और पहली बार बजट के अंदर ये कहा गया है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर बनेगा। सही बात। तो मैं उसमें ये समझता हूँ जैसे इंडिया स्टैक बना है, आने वाले सालों में एग्री स्टैक उभर के आएगा। एग्री स्टैक क्या चीज़ है, मैं जस्ट 2 मिनट देंगे तो मैं सिर्फ बताना चाहूँगा। डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स की अवेलेबिलिटी, सही बात। डिजिटल मोबाइल एसेट्स जो फार्मर्स के पास हैं, चाहे वो मैकेनाइजेशन से संबंधित हैं, एनिमल रिसोर्सेज हैं या फिशरीज के रिसोर्सेज हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन। तो आप अगर ये सब डिजिटाइज कर पाएंगे तो एक फार्मर की अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी या रिपेइंग कैपेसिटी दोनों उभर के आएंगी। उससे जो परसेप्शन है बैंकर्स का कि शायद फार्मिंग इन्वेस्टमेंट्स इतनी रिस्क फ्री नहीं है, या ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल बिल्कुल रियल टाइम के अलावा उनको ये पता लगेगा कि भैया इसके पास इतनी सारी चीजें और हैं। सही बात। तो उससे उसका रिस्क परसेप्शन भी कम होगा विजय, बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सही कहा। तो ये एक बड़ा जोरदार कदम है। और जो एग्री स्टार्ट एक्सेलरेटर फंड एक और इस बजट के अंदर मेंशन्ड है, जो एग्री स्टार्टअप्स को इसमें जोड़ेगा। करेक्ट। तो हमारे पैनल में ही हमारे साथी हैं, प्लस मैं आज एक फंड का सीनियर एडवाइज़र हूँ जिसने 30-40 एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट्स एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स में की हैं। हर एक व्यक्ति डिजिटल और फिजिटल सॉल्यूशंस के साथ रूरल एरियाज़ को ऐसा बना रहा है ताकि वो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हो और वो एस्पिरेशनल एरियाज़ बने और माइग्रेशन रूरल से अर्बन की तरफ रुके। तो मैं समझता हूँ ये खास उद्देश्य थे फाइनेंस मिनिस्टर के, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर के, वो मैं समझता हूँ फलीभूत होंगे, आज नहीं तो अगले 2 दिन। बिल्कुल सही कहा। नहीं, आपने बात उठाई तो मैं अशुदीप आपके पास आता हूँ। आप वैल्यू चेन में काम कर रहे हैं, स्टार्टअप हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं, और जो चैलेंजेस बैंकिंग सिस्टम की हम बात कर रहे हैं कि सरकार का प्रयास है, फंड एलोकेशन भी है, पूरी नीयत भी है, श्रद्धा भी है कि होना चाहिए, क्या वो हो पा रहा है एज ए एक्चुअल प्लेयर? क्या आप लोगों को लगता है कि जो बजट में कहा गया है बातें अच्छी हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन की बात आती है तो सरकार को थोड़ा सा वहाँ और देखने की ज़रूरत है? और अगर क्या सुधार आप एज ए यूज़र इंडस्ट्री या एज ए इन्वेस्टर, आपको क्या लगता है इस बजट से जो एक्सपेक्टेशंस थे या जो उम्मीदें इस बजट में बताई गई हैं या अनाउंसमेंट्स की गई हैं, क्या वो सही हैं या उसमें कुछ गैप रह गए हैं? और अगर अनाउंसमेंट सही हैं तो एग्जीक्यूशन में आपका क्या अनुभव रहा है, और अगर उसमें सुधार की ज़रूरत है तो आपके क्या सुझाव है? शुक्रिया सर। हम लोग एज अ स्टार्टअप एक बड़ा अच्छा इस बार जो जैसे भानवाले जी ने बताया कि बजट के अंदर बोला गया, हमें बहुत अच्छा लगा कि ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, क्योंकि इससे हम ये देख पाएंगे कि हम एक्चुअल जब इम्प्लीमेंट करने जाते हैं फील्ड में तो हमको क्या बेनिफिट मिलेगा। आज की डेट में हम एज अ कंपनी हम चाहते हैं कि जितने फार्मर हमसे जुड़े वो डिजिटल वे में हमारे साथ जुड़े रहें। तो वो जुड़े रहने के लिए वो फार्मर को हमेशा एक उम्मीद रहती है कि अगर हमसे वो डिजिटल वे में कुछ जुड़ेगा तो उससे लाभ होगा। वो जो लाभ उसको चाहिए वो लाभ कैसे प्रदान करे, वो लाभ आज की डेट में फार्मर फिर वही देखता है कि अगर वो मंडी में भाव से किसी चीज़ को बेचता है तो क्या ये डिजिटाइजेशन से उससे लाभ होकर बेटर प्राइस में बेच सकेगा, या वो कोई एग्री इनपुट खरीद रहा है तो क्या डिजिटाइजेशन से वो बेटर खरीद पाएगा, या उसे जो नॉलेज प्रदान हो रही है या उसकी जो कनेक्टिविटी है इंफ्रास्ट्रक्चर से है वो होगी कि नहीं होगी। अब क्या हो रहा है कि डिजिटाइजेशन तो आगे बढ़ रहा है लेकिन बाकी चीज़ें उससे कैचअप नहीं कर पा रही हैं, या कोई चीज़ आगे बढ़ रही है और कोई चीज़ पीछे रह जा रही है। अब ये आगे पीछे चलता रहेगा, हमको काम करते रहना है। उसके लिए सरकार का इसमें पार्टिसिपेशन और सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, जिसमें पूरा जैसे अभी डिजिटल में अगर वो ऐसा क्लियर नहीं है कि किस फॉर्म में वो सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो अगर लास्ट माइल कनेक्टिविटी या एक्चुअल जो फार्मर फील्ड्स का लैंड का डाटा हो या लैंडलेस फार्मर्स हैं उनका दूसरा डाटा हो, अगर वो पूरा इंफॉर्मेशन और पूरा इंटेग्रिटी क्रिएट हो जाए तो एक्चुअली भारत के एग्रीटेक्स आई थिंक एग्रीकल्चर को बहुत आगे लेवल पे ले जा सकते हैं। मैं कुछ
जोड़ सकता हूँ? हाँ जी, प्लीज प्लीज विजय जी। प्लीज। देखिए, ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है डिजिटल एग्रीकल्चर। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि किसान तक इसका फायदा पहुंचे। हमें डिजिटल एग्रीकल्चर से लाभान्वित होने के लिए उनको लिटरेसी करनी पड़ेगी। जैसे हमने यूपीआई सक्सेसफुल हुआ, कुछ और इनिशिएटिव्स हुए, मतलब डिजिटाइजेशन के साथ साथ डिजिटल डिवाइड का भी खतरा बढ़ जाएगा। उसको और कम करने के लिए किसानों को डिजिटल एग्रीकल्चर में हमें ट्रेन करना पड़ेगा, सबसे जरूरी चीज़ है। दूसरी चीज़, ये बहुत बढ़िया चीज़ है और किसानों को ये बताना पड़ेगा कि डिजिटल एग्रीकल्चर होने से एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जिस तरह से उन्होंने बजट में बोला है पब्लिक इंफ्रा प्लेटफॉर्म, तो सारी सर्विसेज एक साथ ऑफर की जा सकती हैं। सही बात। अगर वो सारी एक साथ की जा सकती हैं तो उनके डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे काफ़ी घटेंगे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, कम हो जाएगी, जिसके कारण उसके खर्चे कम होंगे किसान के, उनको सस्ती चीज़ें मिलेंगी इनपुट्स के तौर पे, सर्विसेज के तौर पे, तो उनका ओवरऑल लागत जो है वो कम होगी और उनकी इनकम बढ़ेगी और जो टाइम बचेगा वो एलाइड एक्टिविटीज में एफर्ट लगा सकता है। एब्सोल्युटली। तो मुझे ये लगता है ये एक जोरदार कदम है। इसको लिवरेज करने के लिए समय लगेगा विजय जी, लेकिन ये डूएबल है, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी से आप देखिए हम कहाँ पहुंच गए आज। सही बात। बैंकिंग के अंदर कितनी पेनिट्रेशन हो गई है, यूपीआई, उसी तरह से हमें इसको आगे ले जाना है। सही कहा आपने। अब एक सेक्टर है जहाँ पे बगैर फाइनेंसिंग के काम नहीं चलता, वो है मैकेनाइजेशन, ट्रैक्टर्स। क्योंकि किसान के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो ऑफ द शेल्फ जाके ट्रैक्टर खरीद ले। साइकिल तो वो ले लेगा, लेकिन मोटरसाइकिल के आगे उसको फाइनेंसिंग की ज़रूरत होती है। विमल जी, इस पूरे बजट के अंदर जो हम मैकेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम चाहते हैं कि प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो, दूसरी तरफ चैलेंजेस हैं कि लेबर नहीं मिलती है, तीसरी तरफ टाइमलीनेस की बात आती है, कभी कभी हार्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को लेके, क्वालिटी को लेके, और अब तो हम ड्रोन की भी बात कर रहे हैं। मैकेनाइजेशन सिर्फ ट्रैक्टर नहीं रहा, अब ड्रोन युग की बात हो रही है। इन सब बातों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि ये जो बजट है, इसमें जो प्रावधान है, क्या ये किसानों को टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट करने में, या किसानों तक टेक्नोलॉजी, मैं डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फील्ड टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रहा हूँ, जिसको आप हार्वेस्टर्स बोल सकते हैं, ग्रेडर्स बोल सकते हैं, ट्रैक्टर्स बोल सकते हैं, ड्रोन बोल सकते हैं, जो फिजिकल हैंडलिंग करते हैं मटेरियल्स की, उस टेक्नोलॉजी तक किसान को एक्सेसिबिलिटी हो, उसके लिए फाइनेंस ज़रूरी है। अभी जो इस बजट में घोषणाएं हुई हैं, क्या वो पर्याप्त हैं? अगर नहीं है तो कहाँ पे चैलेंजेस आपको दिख रहे हैं जिसको सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है? देखिए विजय जी, जो सॉरी, आपने जिक्र किया कि ट्रैक्टर्स तो बहुत हो गए, ट्रैक्टराइजेशन जिसको बोला, यस, बट वो बहुत ज़रूरी था। आज फार्म पावर में 50% कंट्रीब्यूशन ट्रैक्टर्स का है और वो कई हद तक जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है, बट यस, एलाइड मशीन्स का अब होना बहुत ज़रूरी है। और ट्रैक्टर्स की फाइनेंसिंग तो फिर भी उपलब्ध है, चाहे भले ही कॉमर्शियल बैंक्स ना करती हूँ, NBFCs ज़्यादा करती हूँ, लेकिन फार्म इक्विपमेंट्स की फाइनेंसिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लोगों को ट्रैक्टर्स के ऊपर तो 50,000 1 लाख रुपया दे के ट्रैक्टर मिल जाता है, पर इम्प्लीमेंट लेना हो तो फाइनेंसिंग है ही नहीं। और वो इसलिए नहीं है कि उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसकी ट्रेसिंग नहीं है, वॉटएवर, बट एक फार्मर ट्रैक्टर ले सकता है पर इम्प्लीमेंट नहीं ले सकता। तो जो एफिशिएंसी है उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है। और जो लोग ट्रैक्टर्स नहीं ले सकते और उनको कोई छोटी मशीन चाहिए, वहाँ पर फाइनेंसिंग एक ग्रे एरिया बोलूँ या शायद अपॉर्चुनिटी बोलूँ फॉर द प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स और वॉट एवर, बट येस, ये बहुत बड़ा गैप है। और बड़े बड़े इम्प्लीमेंट मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में हैं, दे आर ऑल स्ट्रगलिंग कि वो टेक्नोलॉजीज़ कैसे अडॉप्ट हो, ओनली बिकॉज फाइनेंसिंग इम्प्लीमेंट्स की नहीं है। दूसरा जो आपने जिक्र किया ड्रोन्स का, तो मेरा मानना है कि ड्रोन एक ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी है और ये कई हद तक ना इंडिया की कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला है। वन, इट इज़ एफिशिएंट, सेकेंडली इट सेव्स लॉट ऑफ फर्टिलाइजर। तो जब फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स का कंजम्पशन कम होएगा तो इंडिया का जो इम्पोर्ट के ऊपर जो प्रेशर्स हैं, फर्टिलाइजर्स, नैनो फर्टिलाइजर्स का जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटीज़ है, वो सब इम्प्रूव होएंगी एंड इंडिया बहुत हद तक अपना फॉरेन करेंसीज़ को, अपने फॉरेन रिजर्व्स को बचाएगा। एंड ड्रोन का जो आज एडॉप्शन है वो बहुत ही लो लेवल पर है। आप गवर्नमेंट का शुरुआत भी नई है। नहीं सर, मैं आपको जिक्र करूँ कि शुरुआत तो नई है, लेकिन हमारा जो
एक एक्सपीरियंस है, हम शुरुआत को नया कहते हुए टाइम लगा देते हैं। इफ़ इट इज़ डिजिटल, इफ़ इट कैन बी डन फास्ट, पर हमको क्या है, हमको लगता है कि 5 साल बाद अगर कोई चीज़ हो रही है इट इज़ सक्सेस। तो हम हर चीज़ में पंचवर्षीय योजना देखते हैं। यस, अब आज आप देखिए ड्रोन अवेलेबल है, गवर्नमेंट का पॉलिसी अवेलेबल है, राइट, देयर आर सम सब्सिडीज जो कि अभी लिमिटेड लोगों को हैं, पर एडॉप्शन आज यूनिवर्सिटीज़ के पास भी नहीं है, केवीकेस के पास भी नहीं है, विच मीन्स दैट हम इसको इम्प्लीमेंट करने में उतना ही टाइम लगाएंगे जितना कि 10 साल पहले 20 साल पहले होता था। पर आज इतने बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हैं, दे आर टॉकिंग ऑफ डिजिटल, वी आर टॉकिंग ऑफ डिजिटल, एवरीथिंग डिजिटल इज़ फास्ट, बट डिजिटल कैन नॉट बी कि वी टेक 10 ईयर्स कि जी हम अभी ड्रोन समझा ही रहे हैं। मेकअप प्रोजेक्ट, मेकअप प्रोग्राम बनाए हम, और हमारा ये टारगेट है कि साहब अगले 6 महीने में हर केवीके के पास एक ड्रोन हो। इट इज़ पॉसिबल, बहुत अच्छा सुझाव, 100% सब्सिडी है विजय जी, पर आज ड्रोन्स यूज़ नहीं हो रहे। अगर है तो पायलट नहीं है, अगर पायलट है तो उसका यूसेज नहीं है, ट्रैकिंग नहीं है। तो दिस टेक्नोलॉजीज़ ये लाइट तब देखेंगी जब बहुत डिले हो जाएगी, और आप तब तक इतना अपना फॉरेन करेंसीज वगैरह सब वेस्ट कर रहे हैं। सो दिस इज़ वन। सेकेंड एरिया सर जो मैं मैकेनाइजेशन का बोलूँगा वो मैं थोड़ा हट के बोल रहा हूँ। इट इज़ अगेन रिलेटेड टू आवर नेशनल इंटरेस्ट विच इज़ योर कॉस्ट ऑफ फ्यूल। अब बायोफ्यूल्स के ऊपर जो हमारा फोकस है, द डिले इन ब्लेंडिंग ऑफ फ्यूल्स विद बायोफ्यूल्स, इट हैज़ टेकन लॉन्ग टाइम। 10-12 साल पहले भी हम ये कर सकते थे, शुगर केन भी होता था हमारे यहाँ, सब कुछ होता था, पर स्लो रहा एडॉप्शन। अब शायद तेज हुआ है। सिमिलरली जो आपका ये जो फार्म वेस्ट्स हैं, इसके थ्रू जो हम कोल को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये चीज़ों को अगेन दीज आर 2 थिंग्स। वन इज़ ड्रोन जो कि क्विकली कर सकते हैं, सेकेंड सब टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। अगर हम इसको एज अ प्रोजेक्ट लें तो हमारा फ्यूल कॉस्ट, हमारा डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट्स काफ़ी हद तक सॉल्व होगा। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, और यही हमारा प्रयास है। ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, और ये पहली बार हिंदुस्तान में हम लोगों ने प्रयास किया है एग्री बिजनेस इनसाइट्स विद विजय सरदना। हम जितने आपके प्रैक्टिकल सजेशंस हैं, हर हफ्ते हम एक एपिसोड बनाएंगे एक टॉपिक पे इन डिटेल, चैलेंजेस क्या हैं और पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हैं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम लोग एक कमेटी बनाते हैं, उस कमेटी में कुछ अधिकारी होते हैं जिन्होंने शायद कभी फील्ड में काम नहीं किया, या सेकेंडरी इंफॉर्मेशन पे वो डिसीजन लेते हैं। यह प्रयास रहेगा कि जो लोग एक्चुअल फील्ड में प्रैक्टिशनर्स हैं, जो उनको चैलेंजेस आ रहे हैं वो सामने रखें, उसको कैसे एड्रेस किया जाए उसका सुझाव दें। और क्योंकि ये प्रोग्राम अब इंटरनेट पे है, इसे ग्लोबल व्यूअरशिप है, आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इसमें कमेटी के अंदर जो 25 लोग हैं वही देख पाएंगे। इसको 50 लाख लोग या 5 करोड़ लोग भी देखेंगे तो कम से कम पता तो रहेगा कि अच्छे सुझाव कहाँ से आ रहे हैं और उसको कैसे एनफोर्स किया जाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रवि जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अभी आपने प्रैक्टिकल चैलेंजेस देखे, प्रयास है, सरकार का प्रयास है, इसमें कोई डिनाई नहीं है, सोच अच्छी है, डायरेक्शन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। एग्जीक्यूशन में आके चैलेंज आता है, या तो वो डिले हो जाता है या डिरेल हो जाता है, आइदर और यू कॉल इट। इसको रोकने के लिए अक्सर अगर हम देखें, स्टेक होल्डर ये बोलते हैं यार हमारा पॉलिसी इकोसिस्टम ठीक नहीं है, और आप पॉलिसीज में काम कर रहे हैं। इस पॉलिसी इकोसिस्टम को स्पीड अप करने के लिए, या उस पॉलिसी सिस्टम वो स्पीड ब्रेकर का नाम ना काम करके स्पीड बूस्टर का काम करे, आपके अनुभव से क्या लगता है कि हम पॉलिसी इकोसिस्टम में इस बजट में जो घोषणाएं हुई हैं उसको अगर स्पीड अप करना है देश हित में, किसान के हित में, नेशनल डेवलपमेंट के लिए, क्या सुधार आपका सुझाव रहेगा भारत सरकार को, क्योंकि आप तो पॉलिसी एडवाइजिंग का काम करते हैं? ये सत्र हमारा एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ पे है, काफ़ी सारे विषय तो हुए कवर। आपने जो कहा है वो उसमें थोड़ा सा ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स वगैरह हो सकता है, लेकिन उससे पहले आपने बात करते वक्त कहा कि पॉलिसी की दृष्टि से अगर इस बजट को देखा जाए, और उसमें मुझे लगा कि अभी काफ़ी बातें आई है, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आई, बट जो एक विषय रहा है मैं वो लेकर और फिर आपकी बात पर आता हूँ, वो ये कि अगर हम सिर्फ एग्रीकल्चर एलीड एक्टिविटीज़ में जो निर्णय आज लिए गए उनको अगर एक पॉलिसी पर्सपेक्टिव से थोड़ी सी बिग पिक्चर देखना चाहें तो वो बिग पिक्चर क्या हो सकती है। और उसमें एक बार आपने मेंशन किया रूरल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस,
और आपने भी उसमें बात की कि किस तरह से एम्प्लॉयमेंट का एक जो चैलेंज है वो रूरल एरियाज़ का ज़्यादा कुछ हम सभी इस बात में इस बात की जानकारी है कि अनएम्प्लॉयमेंट या जॉबलेस ग्रोथ ये बहुत बड़ा चैलेंज है एक। ये जो एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करने के लिए एक्सेलरेटर्स बनाने की एक बात आई है, हालांकि इसकी फाइनल डिटेल्स वगैरह कुछ समय में पता चलेगी, लेकिन इस पर कुछ समय से मंत्रालयों में भी एक भूमिका बन रही थी और स्टार्टअप्स वगैरह को प्रमोशन के लिए सरकार ने काफ़ी कुछ किया ही है। लेकिन मैं सिर्फ आपका ध्यान इधर लाना चाहता हूँ और दर्शकों को ध्यान इधर लाना चाहता हूँ कि ये जो एग्रीप्रेन्योर्स जिन्हें कहते हैं उसके प्रमोशन से एक तरीके से एक सरकार की दिशा या डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं। आप ही देखिए, हम सब जानते हैं और इस बारे में बात करते हैं कि 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज प्रोड्यूसिंग 18% जीडीपी, 18% ग्रोथ जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट के जो फिगर्स हम देख रहे हैं आजकल, अगर उस पर थोड़ा बारीकी से देखें तो ये बेरोज़गारी कहाँ से आ रही है। और ये जो गांव का युवा है, बहुत बार इंटर पास या इंटर फेल युवा है, ये कहाँ जा रहा है। और उसके साथ में आप माइग्रेशन की प्रॉब्लम जोड़ लीजिए। गांव के जो यंगस्टर्स हैं वो जो कुछ ठीक ठाक पढ़े लिखे हैं वो शहर चले जा रहे हैं और बाकी उनके गांव में माता पिता खाली बैठे हैं, और जो इंटर पास या कम पढ़े लिखे हैं वो गांव में ही हैं और वो बेरोज़गार हैं, क्योंकि गांव में क्या जॉब्स है। अगर रोज़गार मिल रहा है तो सिटीज़ में मिल रहा है। तो आप देखिए, ये समस्या, एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ, दिल्ली का ही अगर आप एग्जाम्पल लें, दिल्ली में शायद दिन का 70-80 लाख टन मिल्क वी ड्रिंक एज अ सिटी जी। 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर एवरेज दूध चलकर आता है हमारे पास। एक कॉन्सेप्ट है फूड माइल का, ज़्यादा ही एक कॉन्सेप्ट है फूड माइल का। आपको पता है, मतलब इट्स एन इंटरनेशनल रिपोर्ट की पिछले 50 सालों में फूड माइल, जो डिस्टेंस कोई फूड आइटम ट्रैवल करता है फ्रॉम फार्म टू योर प्लेट इज कॉल्ड फूड माइल। इट इज इंक्रीज सब्सटेंशियली। करेक्ट। इट नॉट ओनली इफेक्ट्स योर हेल्थ प्लस, लेकिन इसके साथ साथ में क्लाइमेट चेंज के लिए भी प्रॉब्लम। अब इसी में हमारी समस्या का समाधान छुपा हुआ है कि ये फूड हमें 250-300 किलोमीटर से हमारा दूध क्यों चल के आ रहा है, या हमारा वेजिटेबल 300 किलोमीटर से चल के दिल्ली में क्यों आ रहा है। क्या दिल्ली के 100 किलोमीटर के आसपास में गांव नहीं है, या वहाँ दूध का या कोऑपरेटिव्स वगैरह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स नहीं है। अब आप देखिए, ये छोटी सी बात मैं बताता हूँ, ये जो 70 लाख टन दूध आ रहा है, हज़ारों मोटर बाइक वाले आ रहे होंगे जो लाखों रुपए का पेट्रोल या डीजल फूक रहे होंगे। दिस एड्स टू क्लाइमेट चेंज। और आप सोचिए, ये उन्हीं की तो रेवेन्यू में से, उनके प्रॉफिट मार्जिन में से ही कम हो रहा है। वहाँ एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बने, वो साथ में अगर दूध लेकर आए, आसपास के गांव वाले, इट्स ए स्मॉल सिंपल प्रॉब्लम। इसी तरह आसपास के जो 100 किलोमीटर की रेंज, उसमें समस्या क्या आ रही है ना, इसीलिए बात आती है पॉलिसी रिफॉर्म्स को लेके, क्योंकि एग्रीकल्चर मार्केटिंग और मार्केट एक्सेसिबिलिटी का एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आज सुबह ही जब मैं आ रहा था तो मेरे को पोल्ट्री फार्मर्स के फ़ोन आए कि आज स्थिति ये है, हरियाणा में मुर्गी उत्पादन करता है किसान, वो ये कहता है कि दिल्ली में जो गाज़ीपुर मंडी है, जो मुर्गा मंडी है, वहाँ पे उसको जो रेट देता है आदमी, वहाँ अब मंडी में कोई ऑक्शनिंग नहीं होता है, वहाँ पे एक कार्टल बन गया है। 4-5 परिवारों ने मिलकर उस पूरी मंडी पे कब्जा कर रखा है। वो सुबह रेट डिसाइड कर लेते हैं कि आज 85 रुपये प्लस माइनस 1-2 रुपये। अब वो किसान कुछ भी मेहनत कर ले, कोई क्वालिटी का प्रीमियम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब ये मैं इसको इस तरह के सिस्टम को, क्योंकि वो APMC स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, तो कभी कभी लगता है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट ये जो कार्टलाइजेशन है, क्या ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है? क्योंकि किसानों को आप जगह नहीं दे रहे हैं माल बेचने का, और वही 80-85 रुपये का माल लेके वो बाजार में 150 रुपये किलो बेचता है, और किसान को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर किसान प्रयास भी करे और उसके लिए इकोसिस्टम, उसको कंज्यूमर से कनेक्ट ही नहीं होने दिया जाए, और आपने ऐसे पॉलिसीज और कानून बना दिए जिससे उसकी मेहनत उसको रिन्यूमरेटिव प्राइस भी ना मिले, तो गलती किसकी है? इसीलिए मैं आपके पास आया था सवाल लेके कि हमें अब आप सब कुछ कर दीजिए, किसान को मोटिवेट भी कर दीजिए, डिजिटल टेक्नोलॉजी भी दे दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे दीजिए, सब दे दीजिए, उसको पैसा नहीं मिल रहा, तो ये सब उसके लिए तो बेकार ही हो गया। देखिए, एक तो मैं अपनी वो बात भी कहता हूँ और आपके इस प्रश्न का उत्तर भी देता हूँ। एक तो हम ये तो जानते हैं कि देश में जो ग्रोथ हो रही है, प्राइवेट सेक्टर या देश की जो एंटरप्रेन्योरियल पावर है, वो सारे चैलेंजेस का सोल्यूशन, मतलब मेजॉरिटी वो एंटरप्रेन्योरियल पावर से ही आता है। मतलब एंटरप्रेन्योर्स आर हु आर ड्राइविंग द कंट्री टुडे। सरकार वगैरह का एक सपोर्टिंग इकोसिस्टम जरूरी है। ये कहना था, बट ये क्योंकि टाइम भी कंस्ट्रेंट है,
मेरा ये कहना था कि जो ये बजट में अनाउंसमेंट्स हुए हैं इनमें डिलीवरी एफिशिएंट हो, जो भानवाला साहब भी बोल रहे थे, बाकी हमारे साथियों ने भी बोली, विमल जी ने भी बोली, इस एफिशिएंट डिलीवरी के लिए क्या पॉलिसी रिफॉर्म्स करने चाहिए? वही मैं एक्चुअली वही बात कह रहा हूँ। सी मैं जो बात बता रहा हूँ आपको कि ये जो एक तो मैं कह रहा हूँ स्पेसिफिकली एग्रीप्रेन्योर्स पे जो फोकस है और वो फोकस ये समस्याओं का सोल्यूशन लाने में लाभदायी होगा, और प्लस ये कोई आइसोलेटेड पीस मिल नहीं है, मतलब विच इज़ हैपनिंग टुडे। इसके पहले और आपने जो बात बताई वो फार्म लॉज का एक एक्चुअल पार्ट था कि किस तरह से फार्मर्स को अपनी पैदावार का पूरा क्यों नहीं मिल रहा है, और उसमें ई नैम वगैरह कुछ सॉल्यूशंस आए हैं। एग्रीकल्चर मंडीज़ थोड़ी बहुत इंप्लीमेंट हो पाई और थोड़ी बहुत रोल बैक हो गई, उसकी समस्या अलग है। बट मैं कह रहा हूँ कि एक जो एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स पे जो फोकस है उससे बहुत सारी समस्याएं सॉल्व होगी, और ये एग्रीकल्चर को लोकली सिटीज़ के पास में ये एंटरप्रेन्योर्स अगर काम करने शुरू करेंगे तो गाँव में रोजगार का एक कारण बनेंगे। इसका मतलब ये है कि अल्टीमेटली एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में भी प्राइवेट इक्विटी या प्राइवेट कैपिटल का रोल रहेगा। राजेश जी, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूँ, कुछ कहना भी चाह रहा था विजय। हाँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। आपके जो ये सजेशंस आ रहे थे, मैं इसीलिए आपको लाना चाह रहा हूँ इस डिबेट में कि आपके हिसाब से, क्योंकि आप प्राइवेट इक्विटी भी देख रहे हैं, आपने पूरा, आप फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हैं, आपने पब्लिक सेक्टर बैंक में भी काम किया है इनिशियल डेज में, तो ये जो इकोसिस्टम है इसको कैसे सुधारा जाए ताकि जो इंटेंशन है बजट का या प्राइम मिनिस्टर का वो एग्जीक्यूट हो जाए, इस पे हम कैसे आगे बढ़ें? आपका सुझाव क्या होगा? विजय, इसके पहले मुझे एक चीज और कहनी है जो पूरे चर्चा में अभी तक नहीं आई लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है। प्लीज। वो है कि फोकस जो आपकी बात पैक्स पे हुआ है, जिसमें ये कहा गया कि 63,000 पैक्स का कंप्यूटराइजेशन करेंगे, राइट? करेक्ट। और भी चीजें कही गई कि नेशनल डेटाबेस बनेगा उनकी मैपिंग के लिए, उनकी कैश विड्रॉल सोसाइटीज के लिए चेंज किया गया, टीडीएस नॉर्म चेंज किए गए। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़े कदम है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमारे देश में ये पैक्स और जो कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम है, इससे अच्छा कोई सिस्टम है नहीं रूरल क्रेडिट के लिए। कितना भी बैंक एक्सपैंड कर ले, इसका मैच कभी मिलेगा नहीं। इसलिए ये बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। मेरे ख्याल से जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनी है उसमें ये बहुत कस के दम लगाया गया है कि इनका सुधार हो। तो एक तो ये पॉलिसी रिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले सालों में मेरे ख्याल में इस रिजल्ट हम सब देखेंगे। और दूसरा कमेंट विजय ये था कि जो आपने बात करी कि ये फाइनेंसिंग क्यों नहीं होती है, ट्रैक्टर तो बिग में लोन मिल जाते हैं, बाकी नहीं मिलते। एक बहुत बड़ा कारण क्या है कि बैंक वही काम करते हैं, वही लोन देते हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर कोटा जिससे फुलफिल होता है। वो डायरेक्ट लैंडिंग हो, इनडायरेक्ट लैंडिंग हो, वहां तक तो ठीक है। उसके बियॉन्ड अगर कोई कवरेज नहीं है तो उसमें उनका ध्यान में जाता नहीं है। फिर या तो वो बहुत इंटरेस्ट रेट लगाते हैं, बहुत सिक्योरिटी मांगते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि बहुत सारे चीजें ऐसी हैं जिनको हम एग्री हम और आप कहते हैं और इंफ्रा में कवर करते हैं, वो कहीं प्राइवेट सेक्टर में कवर नहीं होते, आरबीआई में और बैंकिंग स्टेटमेंट में भी कवर नहीं होते। अगर पॉलिसी रिफॉर्म की बात करें तो बहुत जरूरी है कि उनका कवरेज जो है वो प्राइवेट सेक्टर में ठीक से हो, जिससे कि बैंक भी उस पर फोकस कर सकें। एक तो ये बात है। और दूसरी बात जो आपने बोली कि हम क्या देख पा रहे हैं, मेरे ख्याल से जो विजन है गवर्नमेंट का बिल्कुल सही है। वो रूट्स पे अटैक 2-3 साल से बराबर चल रहा है और सही चल रहा है। क्या आप देखिए ना, अगर कोई भी बिल्डिंग बनानी हो तो फाउंडेशन जरूरी है। ये सब फाउंडेशन के पिलर्स बिल्कुल ठीक तरह से बनाए जा रहे हैं, पर अब टाइम आ गया है कि उनको अच्छी तरह आगे बढ़ाएं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे देश में कोई भी नया, जब भी कोई ऐसा एक इनोवेटिव कदम उठाया जाता है, उसका कितनी कस के उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, जो लोग करते हैं, हम और आप करते हैं, वो शायद उसकी स्पीड जो है वो कोई इमेजिन नहीं कर पाता। चाहे वो डिजिटलाइजेशन हो, पेमेंट सिस्टम हो, जो भी हो, पिछले 3 सालों में जो चेंज हुआ है वो अनइमेजिनेबल है। तो मेरे ख्याल से हम बिल्कुल सही जगह जा रहे हैं। ये जो बात हो रही थी अभी ड्रोन्स की और मैकेनाइजेशन की, उनका जब हमको मालूम है कि हमारे एक लैंड की फ्रैगमेंटेड होल्डिंग्स की समस्या है और रहने वाली है आगे आने वाले कई सालों में भी, तो फिर ये भी जरूरी है क्रिएटिव सोल्यूशन हो। आई थिंक मेरे किसी फेलो स्पीकर ने बोला था कि केवीकेस को चार्ज करें कि वो ड्रोन जो है वो इस्तेमाल करें। एक बहुत बड़ा जो एक बीच में बना है एक ऑर्गेनाइजेशन, वो है एफपीओस का। आई थिंक एफपीओ अब काफी मेच्योर कर रहे हैं, और ये भी जरूरी है कि जो भी इस तरह के नए जो भी सिस्टम्स हैं, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो ड्रोन्स की बात करें या आप मैकेनाइजेशन की बात करें या पे फॉर यूज की बात करें, क्योंकि कोई फार्मर
अच्छे इक्विपमेंट खरीदने की छोटा फार्मर अभी हालत में नहीं रहेगा। तो उसके लिए जरूरी है कि क्लस्टर बेस्ड सॉल्यूशंस पैदा किए जाएं, कॉमन चाहे वो सर्विस सेंटर। केवीकेस करें चाहे एफपीओस करें। तो मुझे लगता है कि अगर हम और आप और सरकार एफपीओस पे फोकस करें, उनकी ट्रेनिंग पे, उनके बिजनेस प्लानिंग पे, और उनको ये इतना एम्पावर करें कि वो फार्मर्स की पूरी टोटल सॉल्यूशंस, टोटल पैकेज लेकर के हेल्प कर सकें, बहुत अच्छी बात। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी। अब मैं, क्योंकि आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए, अब मैं अपने पैनलिस्ट से लास्ट कमेंट्स चाहूँगा, क्योंकि टाइम थोड़ा सा टाइट होता जा रहा है सबके लिए। तो मेरा ये कहना है भानवाला साहब, मैं आपसे शुरू करता हूँ कि जो अभी तक हम लोगों ने चर्चा करी, इसको अगर हमें ये देखना हो कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, 3-4 जो एक्शन पॉइंट्स जिस पे हम फोकस करें, तो वो क्या हो सकते हैं? देखो विजय जी, एक आपने बीच में चर्चा की थी कि ये जो एग्जीक्यूशन संबंधित प्रॉब्लम्स आती हैं उसके अंदर पॉलिसी सुझाव क्या हो, तो मैं उसमें 2 सुझाव देना चाहूँगा। एक तो सेंटर के द्वारा कुछ नीतिगत कृषि से संबंधित पहल की जाती है, और एग्रीकल्चर एक स्टेट का दूसरे स्टेट से बड़ा भिन्न है, और वैसे भी स्टेट सब्जेक्ट, तो इसलिए स्टेट सब्जेक्ट है और होना भी चाहिए। मैं उस चीज़ से असहमत बिल्कुल नहीं हूँ। तो जिन एरियाज़ में एक स्टेट पहल लेता है वो उसको आइडेंटिफाई करे, और उसके ऊपर सेंटर और स्टेट की आपस में गहन चर्चा हो, और या फिर एक जैसे जीएसटी काउंसिल बनी है, क्या हम इस तरह, मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्टली जीएसटी काउंसिल जैसी कोई बॉडी बने, लेकिन अगर उसकी ज़रूरत है तो वो भी बने, लेकिन कुछ सीमित पहलुओं पर कंसेंसस रिफॉर्म का या उसका बनाने के लिए एक रेगुलर, जिसके ऊपर बैठ करके पूरी दिल खोल के चर्चा हो, और कोई पहल लेने से पहले भी उसमें फीडबैक मिले। दोनों चीज़ें हैं। दूसरा, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि देखो, आज के जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं वो प्रोडक्शन सेंट्रिक नहीं है, वो फार्मर को और समृद्ध बनाने के अलावा मार्केट से रिलेटेड या उससे जुड़ी हुई एक्सपोर्ट से रिलेटेड या आईपीआर से रिलेटेड संबंधित चीज़ों के साथ भी जुड़े हुए हैं। जीआई की बात होती है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात होती है, एफपीओ में भी लोगों के समूहों को साथ लाने की बात होती है। तो हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स की अगर आप मैन पावर देखें जो स्टेट्स में है, क्या वहाँ मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हैं, लीगल एक्सपर्ट्स हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं कि कैपेसिटी बिल्डिंग सिर्फ वहां कुछ नए एक्सपर्ट्स लाने पड़ेंगे। सही बात है। जो मार्केट को जानते हों, एक्सपोर्ट्स को जानते हों, लीगल एरिया को जानते हों, आईपीआर को जानते हों। तो एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए कृषि विभागों का, जो जिस पर ये, ताकि वो इस तरह की पहलुओं को आगे ले जा सकें, सक्षम हों, और उनके विचार वहीं पर सुने जाएं, ताकि जो समस्याएं फील्ड में आएंगी या स्टार्टअप्स की आएंगी वो ना आए। तीसरी चीज़ मैं एक और कहना चाहूँगा कि देखिए, 2 चीज़ों में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्वेस्टमेंट्स है वो थोड़ी लैग हो गई है पिछले दिनों में, वो बढ़ाई जा सकती है। एक तो पहले हुई थी इरिगेशन में, ज़्यादातर बड़ी बड़ी नहरें और कैनाल्स बनी थी, वो उसके कारण पब्लिक इंफ्रा बहुत था। तो क्या हम इरिगेशन एफिशिएंसी को फोकस करके पब्लिक स्पेंडिंग और बढ़ा सकते हैं क्या? वो मेरा एक सुझाव रहेगा। आज नहीं तो कल वो करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं उनकी एफिशिएंसी बहुत नहीं है, लार्ज एफिशिएंसी नहीं है। दूसरा, इसके अलावा जो ये एग्रीकल्चर के अलावा जो डीकार्बनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है, जो पोल्यूशन को आजकल चिन्हित किया जा रहा है एग्रीकल्चर में, उसके लिए जो प्रयास हुए हैं कि मीथेन गैस या जो उसको कंप्रेस करके किस तरह से हम सप्लाई कर सकते हैं, या तो उसको एक पहल मान करके क्लीन इकोसिस्टम की तरफ, क्लीन इकोसिस्टम फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग बोथ आर रिक्वायर्ड। और ये एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल लंबे समय तक बनाने के लिए बहुत जोरदार कदम होगा। लास्ट पॉइंट ऑल्सो कि जो एम्प्लॉयमेंट से संबंधित, उसके ऊपर एक सुझाव है कि कितने सारे व्यवसाय कृषि के आसपास उभर के आ रहे हैं। इससे डिजिटल एग्रीकल्चर से संबंधित सुझाव, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ठीक है।
सप्लाई चेन संबंधी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आएंगी, माइक्रो इरिगेशन को उसके अलावा ले जाने, सर्विसिंग के लिए करीब 5000 ऐसे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं विच आर फ्रॉम एग्रीकल्चर इकोसिस्टम। जी, तो ये एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल जो भारत सरकार ने बनाई है, ये बहुत अच्छा कदम है। तो इनको ये नई नई चीज़ें करके लोगों को मैसिव वे में, जो 10वीं 12वीं के बच्चे हैं, इस तरह के कोर्सेज ITIs में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में चलाने पड़ेंगे, ताकि वो इस तरफ रुझान बनाएं और सिर्फ ग्रेजुएट बन के तैयार ना होए और कहें मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। सही। गर्ग साहब, जी, आखिरी कमेंट आपका, क्योंकि अब हम बहुत इंटरेस्टिंग सजेशंस आए हैं। आखिरी कोई कमेंट क्या आपको लगता हो कि एज ए प्रैक्टिसिंग मैनेजर, जहां आपको एज अ प्रैक्टिसिंग मैनेजर 2-3 चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा। जैसे हम डिजिटाइजेशन की बात कर रहे थे, लेकिन उसके अलावा जैसे जो पूरी प्रोडक्शन वैल्यू चेन है, वो प्रोडक्शन वैल्यू चेन कैसे इम्प्लीमेंट हो। जैसे हमारी कंपनी बायो एग्री प्रोडक्ट बनाती है, जो कि जैसे जैविक खेती के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जिसमें कि आपका प्रोडक्टिविटी लॉस भी नहीं होता और वो आउटपुट बनाते हैं। लेकिन उन प्रोडक्ट को, जो उनकी जो नॉलेज है, जो उनको ट्रांसमिट करना है, फार्मर के साथ एंगेज करना है, उसके लिए अभी भी साधन जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू है। गवर्नमेंट की तरफ से पिछले शायद 6 महीने में प्रधानमंत्री जी ने अपने अनाउंसमेंट में बोला, और अभी बजट में उसके बारे में बात हुई है। इसको कैसे आगे इम्प्लीमेंट किया जाए, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और अगर आपकी इनपुट अच्छी क्वालिटी की होगी तो आपकी आउटपुट भी अच्छी बनेगी। हमने जो समझा है फील्ड में जाके कि हमारे पास फार्मर हैं जो बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन बोलते हैं कि जैसे हम मंडी में जाते हैं सब बराबर। तो हम एज अ कंपनी ने बोला, चलो हम आपका प्रोडक्ट खरीद के एक्सपोर्ट कर देंगे जहाँ पे हमको वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन हमारी जैसी कितनी कंपनियाँ और हैं जो ये पूरा वैल्यू कर सकती हैं। इसमें बहुत बड़ा लिमिटेड है। आज की डेट में पूरा जो फार्मर से एंगेजमेंट है वो इनपुट कंपनी के द्वारा ही लीड किया जा रहा है। कोई भी परचेजर जो है, जो डिमांड वाला है, बहुत कम ऐसी कंपनियां हैं, शायद कुछ राइस या कुछ टबैको की कंपनी होगी, लेकिन आउटपुट कंपनी अगर फार्मर से एंगेज करके और पूछे इनपुट कंपनी से पूरी वैल्यू चेन पे काम करे तो ये दुनिया के जो ग्रीन कानून लाए थे भारत सरकार ने, उसका पर्पस तो वही था कि हम एक इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन बनाएं। और जो पॉलिसी रिफॉर्म्स हैं, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट के कारण, APMCs के कारण और जो समस्याएं थी, पर उसमें डिमांड विजिबिलिटी अगर इम्प्रूव कर देते, जिससे कि फार्मर को लगा कि मेरी डिमांड जाने वाली नहीं है, बिकॉज नहीं, वो डिटेलिंग की बात है कि कैसे क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। लेकिन सवाल आपका सही है कि जब तक बाजार के मार्केट सिग्नल्स किसान तक नहीं जाएंगे और किसान को कंफर्ट नहीं आएगा कि जो वो प्रयास कर रहा है उसका रिवार्ड उसको मिलेगा, तो मोटिवेशन कैसे आएगा, वो नई टेक्नोलॉजी कैसे अडॉप्ट करेगा, क्वालिटी पे तो हमने देखा है। अगर तो वो सब चीज़ें हैं। मैं आता हूँ अब विमल जी आपके पास, आखिरी सुझाव के रूप में अगर आप देना चाहें इस बजट को ध्यान में रखते हुए कि कहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए ताकि जो इंटेंशन है बजट का वो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो सके। भैया जी, बजट इज वेरी सॉलिड इंटेंट, और जो इसके अंदर प्रावधान है वो सब पॉजिटिव है एग्रीकल्चर के लिए। मैं एक ही बात रिपीट करूंगा कि स्टेट सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर मान लिया, पर हर स्टेट का एक स्ट्रैटेजी बन जाए, जैसे फैक्ट्रीज में बनता है, बिजनेस में बनता है, हर स्टेट का एक क्रॉप स्पेसिफिक, प्रैक्टिस स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बने, सारे स्टेक होल्डर्स फिर उससे अलाइन हो और इसका अच्छा एजुकेशन हो, एक्सटेंशन। अदरवाइज पीस मील काम हो रहा है, कोई फिनटेक कर रहा है, कोई फाइनेंस कर रहा है, कोई पॉलिसी कर रहा है, बट फाइनल रिजल्ट इज वी आर नॉट रीचिंग टुगेदर। तो मेरे हिसाब से इट इज़ नॉट जस्ट फॉर दिस बजट, एक स्ट्रैटेजी बना के इस, फॉर एग्जांपल फॉर पंजाब व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी, विच क्रॉप्स, विच टेक्नोलॉजी, व्हाट ऑल, और फिर उसका एक्सटेंशन हो, वहाँ के KVKs, वहाँ के प्राइवेट प्लेयर्स, गवर्नमेंट प्लेयर्स सब एक साथ चलें। सो दिस इज आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर सक्सेस। रवि जी, अब आपको इतने सारे सुझाव मिले हैं, मुझे लगता है कि अब आप अगला पॉलिसी पेपर लिखेंगे भारत सरकार के लिए, उसमें ये बहुत सारे इनपुट काम आएंगे आपके, क्या लगता है आपको? एक चीज़ जो मुझे लगता है हमने एक चीज़ का छोटा सा मेंशन हुआ, उसकी बात करनी चाहिए। जो एक सेक्टर पूरा बहुत प्रसन्न है एलीट सेक्टर्स में से, हमने एग्रीकल्चर की तो बात की, फिशरीज़ पे, ब्लू इकोनॉमी पे, और चूँकि हम लोग कुछ इन्वॉल्व थे किस तरीके से फिशरी सेक्टर की एक बड़ी समस्या थी, और आज आप देखेंगे तो फिशरीज से जुड़े हुए लोग और प्लस वो सारे स्टॉक है राइजन, ये जो 6000 करोड़ इन्वेस्ट करने का डिसीजन है, मतलब हम लोग जानते हैं कि इंडिया इज़ द 3rd बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ फिश इन द वर्ल्ड,
और उसमें भी पूरे विश्व में जितनी फ़िश प्रोड्यूस होती है उसका 8% भारत में प्रोड्यूस होती है। हम एक्सपोर्ट भी करते हैं बहुत, लगभग $7 बिलियन का 60,000 करोड़ का एनुअल एक्सपोर्ट है, और उसमें भी 70% जो है वो सिर्फ श्रिम्प का है। श्रिम्प्स 2 राज्यों से, आंध्र प्रदेश और वहाँ से, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से। अब उसमें बहुत अभी पिछले 2-3 सालों से, एक तो यूक्रेन की वॉर के बाद इतनी समस्या हो रही थी, उनका 30-35% कॉस्ट बढ़ गई थी, 20% सेल्स कम हो गई थी। सरकार ने जो 2 कदम लिए हैं, एक तो जो फीड जाती है फिश की, उसकी पूरी कस्टम्स हटा दी, और ये जो 6,000, इट्स अ वेरी सॉर्ट ऑफ अ रेडिकल स्टेप, 6,000 करोड़ इन्वेस्ट करना, इससे इस पूरे सिस्टम को, मतलब ये सरकार का आइडेंटिफाई, 2 करोड़ पीपल आर इन्वॉल्व इन दिस, सरकार का ये आइडेंटिफाई करना, दिस विल एंथूज द एंटायर सेक्टर। आई एम वेरी पर्टिकुलरली, मुझे लगा ये भी एक बात बिल्कुल सही है, और ये काफ़ी पोटेंशियल है। मैं काफ़ी बार गया हूँ उन एरियाज़ में और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी जैसा हम कहते हैं ना कि मार्केट में वैरायटी चलता है, और आज भी जो हमारे पास श्रिम्प्स है, इफ़ यू कंपेयर विद इंडोनेशिया और फिलीपींस, हमारी जो वेराइटीज़ है जो वर्ल्ड मार्केट को चाहिए, इवन इन फिशरीज एंड श्रिम्प इकोनॉमी, बहुत लिमिटेड है। इवन बांग्लादेश हैज़ मच बेटर वेराइटीज़ देन व्हाट वी हैव अलाउड। ये चीज़ें रहेंगी, ये चैलेंजेस हैं, इसीलिए उस पूरे सिस्टम को देखने की ज़रूरत है। साथियों, आज की जो परिचर्चा आपने सुनी, सुबह से हम लोग बजट और उसका एग्रीकल्चर रिलेटेड डायमेंशन को एनालाइज कर रहे थे। उम्मीद है कि आपको आज की ये चर्चा पसंद आई होगी। मैं एक बार फिर आपसे ये कहना चाहूँगा कि कृषि जागरण के स्टूडियो से हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है आप सबके लिए, एग्री बिजनेस इनसाइट्स विद विजय सरदाना। पर्पज़ ये है कि प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स के साथ हम वार्तालाप करें, जो उनके अनुभव हैं आप तक पहुंचाएं। आपको ये प्रोग्राम हर फ्राइडे 4:30 बजे हम कोशिश करेंगे आपको लाइव मिले। अगर आपके कोई सवाल हैं, आपके कोई सुझाव हैं, आप किसी टॉपिक पे और डिटेल में जानना चाहते हैं, निश्चित रूप से आप मैसेज बॉक्स में अपने जवाब डाल सकते हैं, अपने सुझाव डाल सकते हैं। किस टॉपिक पे आप चर्चा चाहते हैं वो भी डालें, क्योंकि प्रयास ये हमारा ये है कि जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है, जो हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, किस तरह से ये जो जानकारी है, ये सब प्रैक्टिसिंग मैनेजर हैं, इनका दशकों का अनुभव है, ये आप तक पहुँचे। अगर उसमें से आपको एक बात भी काम की मिल गई और उससे आपका व्यापार सुधर गया, खेती सुधर गई, आमदनी बढ़ गई, तो हमारा प्रयास सफल माना जाएगा। तो ये चर्चा थी आज की बजट संबंधित। आपके अगर कोई सुझाव हैं और कोई मुद्दे हैं, ज़रूर लिखिए। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे और आने वाले दिनों में और कई चर्चाएं होंगी। आप सब ने वक्त निकाला, आप सबका धन्यवाद। आपकी तरफ से मैं अपने पैनलिस्ट का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने वक्त निकाला, अपना ज्ञान हमारे साथ शेयर किया, और डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिला। आप सबका धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। वंदे मातरम।